स्वागत है आपका न्यू क्वांटम क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे आइसोमेरिज्म और बहुत सारी डेफिनेशंस और इफेक्ट है। सबसे पहले आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो आपका जैसे मान लीजिए ब्यूटेन है, तो नॉर्मल ब्यूटेन की डेफिनेशन अलग, केमिकल फार्मूला और फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होंगे, और आइसोब्यूटेन का फार्मूला भी अलग होगा। 2 मिथाइल प्रोपेन होता है और उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट होती हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं आइसोमेरिज्म द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल दैट हैव द सेम numbers of the same kind of atoms and hence same molecular formula but different chemical and physical properties। आइसोमेरिज्म को हम क्लासीफाई 2 पार्ट में कर सकते हैं। नंबर 1 इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म which having some parts like chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, metamerism, tautomerism, ring chain isomerism। हम 11th क्लास में केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। उनमें से 5 टाइप की आइसोमेरिज्म सबसे ज़्यादा हमें पढ़नी है, टॉप टू 1-5। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की आइसोमेरिज्म की। वो होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप की होती है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, जो कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं उन्हीं को आइसोमर्स कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अ एटम। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है, लेकिन ये चेन आइसोमर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर पेंटेन के 3 आइसोमर्स दिखाए गए हैं, पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। ये रहे आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और चेन आइसोमर्स। अब हम हेक्सेन की बात करते हैं। तो हेक्सेन के यहाँ पर 3 टाइप के फॉर्मूले दे रखे हैं। एक मॉडल दे रखा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दे रखा है हेक्सेन का, और बॉन्ड स्ट्रक्चर दे रखा है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट आइसोमर ऑफ हेक्सेन की, मतलब सेकंड आइसोमर 2 मिथाइल पेंटेन है। तो जो आपका हेक्सेन होता है, हेक्सेन मॉलिक्यूल C6H14, उसके 5 आइसोमर्स होते हैं। इन 5 आइसोमर्स को हम अभी देखते हैं। तो ये रहे आपके 5 आइसोमर्स एन हेक्सेन, 2 मिथाइल पेंटेन, ओके, एंड 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, न्यू हेक्सेन कह सकते हैं, और है 3 मिथाइल पेंटेन। तो आप समझ लीजिए हेक्सेन के आइसोमर्स 5 हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होता। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा C6H14 ही रहने वाला है। एंड हम देखते हैं अब आइसोमर्स और हैप्टेन। हैप्टेन के आइसोमर्स की संख्या 9 होती है। आप इन हैप्टेन के आइसोमर्स को अपने आप बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की आइसोमेरिज्म देखते हैं, उसे बोलते हैं फंक्शनल पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टाइप फंक्शन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे इसके बाद। अब पढ़ते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट कार्बन चेन डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप। मतलब मान लीजिए ब्यूटेन है, उस पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो क्लोरीन हो सकता है 2nd पोजीशन पे हो, 3rd पोजीशन पे हो, या फर्स्ट पे हो, जैसा कि आप देख भी रहे हो, है ना। तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन भी है, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन भी है, 1,2 डाई क्लोरो ब्यूटेन भी है, ठीक है, और 1,1 डाइक्लोरो ब्यूटेन भी है। तो ये बात डिपेंड करेगी पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पर, चाहे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो, कोई भी हेलो ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो, FCl BrI, या फिर अदर टाइप के सब्स्टिट्यूएंट जैसे एल्कोहल, ठीक है। प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल आपस में पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। इसमें हुआ क्या है, 3 कार्बन की चेन है, मतलब प्रोपेन है, उसके फर्स्ट कार्बन पे OH लगा है तो फर्स्ट पोजीशन हो गई, 2nd कार्बन पे OH हाइड्रोक्सी फंक्शन ग्रुप लगा है तो 2nd पोजीशन हो गई। एक और हम एग्जांपल देख सकते हैं, C3H7Cl, जिसे हम
प्रोपाइल क्लोराइड कहते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन कहते हैं। तो इसे हम 1 क्लोरोप्रोपेन या 2 क्लोरोप्रोपेन कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोपाइल क्लोराइड ही रहने वाला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी भी चेंज नहीं होता, केवल पोजीशन चेंज होती है। एक और एग्जांपल यहाँ पर देखा गया है, प्रोपेनल और प्रोपेनॉन, प्रोपेनल और प्रोपेनॉन। तो ये तो मुझे लगता है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। चलो हम देखते हैं इसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आप देख रहे हो कि फंक्शंस अलग अलग हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। यहाँ पर आ गया आपका ब्यूट-1 ब्यूट-2। तो ये एग्जांपल हो गए ब्यूट-1 ब्यूट-2। दीज आर द एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अगर आप इस तरीके से एग्जांपल्स देखेंगे तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल शो कर रहा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, कौन सा मॉलिक्यूल शो कर रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मिथॉक्सीपेंटेन है और इसे हम एथॉक्सी ब्यूटेन भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में एल्कोहल और ईथर के बीच में फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है। ईथर के बीच में और एल्कोहल के बीच में, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में होती है। मतलब इन मॉलिक्यूल्स में फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स हैव सेम molecular formula but differ in functional group. For example, ethyl alcohol and dimethyl ether are the example of functional isomerism. तो ethyl alcohol CH3CH2OH है, डाईमिथाइल अल्कोहल ईथर, डाईमिथाइल ईथर, मिथॉक्सी मीथेन भी कह सकते हैं इसे, ये आपका आपस में फंक्शनल आइसोमर। अब हम बात करते हैं एग्जांपल ऑफ टॉटोमेरिज्म की। टॉटोमेरिज्म में होता क्या है, इंटर कन्वर्जन होता है बिटवीन 2 हाइड्रोक्सी pyridine एंड a 4 pyridine is the classic example of tautomerism. Note, both molecules have the same molecular formula but differ in। चलिए नेक्स्ट देखते हैं tautomerism. This is a special type of functional isomerism in which isomers are in dynamic equilibrium with each other. जैसे आप डांस करते हैं, आपकी मुद्राएं अलग होती हैं पर आप बैलेंस करते हैं बॉडी को, वैसे ही है सेम। फॉर एग्जांपल, इथाइल एसीटोएसीटेट इज एन equilibrium mixture of 2 form, 93% कीटो फॉर्म एंड 6% इनॉल फॉर्म। तो ये रहा एग्जांपल कीटो इनॉल फॉर्म का, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एक है फर्स्ट में कीटो और दूसरा है इनॉल। मतलब इनॉल का मतलब हुआ अनसैचुरेटेड अल्कोहल और कीटो का मतलब हुआ ऑन C+O। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेटामेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू unequal distribution of carbon atoms on either side of the functional group. Such compounds are members of homologous series. तो डाइथाइल ईथर और मिथाइल प्रोपाइल ईथर आर द मेटामर्स ऑफ ईच अदर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फ्री रेडिकल की। किसकी बात करेंगे? फ्री रेडिकल की। तो फ्री रेडिकल में हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होमोलाइटिक फिशन से होता है। मतलब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग स्पीसीज पे चले जाते हैं, जिससे कार्बन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखता है। तो फर्स्ट वाला मिथाइल फ्री रेडिकल है, आपका इथाइल फ्री रेडिकल है, सेकेंडरी रेडिकल है। और टर्शरी फ्री रेडिकल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल फ्री रेडिकल। ये रही आपकी स्टेबिलिटी की एक और टेबल, इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे हाइपर कंजुगेशन क्या है। हाइपर कंजुगेशन के बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। As we know that those radicals which have maximum number of alpha hydrogen will be most stable, therefore tertiary free radical is more stable comparison to secondary free radical. अब हम बात करते हैं कार्बोकैटाइन की। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अक्वायर होता है, मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री रेडिकल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं
तो इसका मतलब ये हुआ फ्री रेडिकल आपके पैरामैग्नेटिक हैं। कार्बोकैटाइंस होते हैं डायामैग्नेटिक, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो टर्शरी फ्री कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं सेकेंडरी से, प्राइमरी से और मिथाइल से। यहाँ पर कार्ब एनायन भी दिया हुआ है। अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज शो हो रहा होता है तो वो आपके कार्ब एनायन होते हैं। ये स्पीसीज इन स्पीसीज की जो स्टेबिलिटी अगर हम चेक करें तो देखेंगे मिथाइल कार्ब एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेरिजन टू इथाइल, कंपेरिजन टू सेकेंडरी कार्ब एनायन, कंपेरिजन टू टर्शरी कार्ब एनायन। और यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ कार्बोकैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन और कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन दे रखा है। इसे देखने से ही आपको समझ आ जाएगा और आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ऐसी चीज़ होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगी। बोरोन ट्राईफ्लोराइड एग्जाम्पल है, कॉपर आयन एग्जाम्पल है, हाइड्रोनियम आयन जो वाटर से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मॉलिक्यूल्स विद एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे BF3ELCZ है ना, और इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोफाइल के सबसे अच्छे एग्जाम्पल बोरॉन ट्राईफ्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफाइल एक्सप्लेन किया था और न्यूक्लियोफाइल को देखते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियस लविंग, मतलब इन पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज वाले भी होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंसेस हैं और इन एग्जाम्पल को आप लर्न करिए तो आपको मदद मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक और एग्जाम्पल है, एक और चीज़ है जिसे बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है। ये तभी होता है जब पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप विड्रॉज इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। Polarization is transmitted through sigma bond by creating a permanent dipole moment। इसे भी हम नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। ये इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जब सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं तो होता है, और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जब सिस्टम में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो मिथाइल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को सिस्टम में देते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव आई या प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं, और जो आपके जैसे NO2 है, OH माइनस है, वो माइनस या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं। ये रहे आपके एग्जांपल नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के, जैसे NH3 है, NO2 है ना, और जो इलेक्ट्रॉन जिन पर काफ़ी सारे होते हैं है ना, और जो इलेक्ट्रॉन को सिस्टम में से खींच लेते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन से ज़्यादा। और हम देखते हैं दूसरा वाला इफेक्ट जिसे बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है। ठीक है, तो टर्शरी ब्यूटाइल इसका बेस्ट एग्जांपल है। एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है नो बॉन्ड रेजोनेंस वाला, जिसे बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में इंट्रैक्शन होता है। हाइपर कंजुगेशन तभी होता है जब कार्बोकैटाइन, किसी भी कार्बोकैटाइन के पास में एक कार्बन होता है और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन उस बॉन्ड को दे देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इससे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन और कार्बोकैटाइन को हम बता सकते हैं। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी इसी के आधार पर आपको समझाई जाती है। हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास सॉल्ट है और पानी है, तो सॉल्ट को पानी से कैसे हम एक्सट्रैक्ट करें, अलग निकालें, तो वो टेक्निक होती है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में पहले सॉल्यूशन को गर्म करते हैं, कंडेंसर से ठंडा करते हैं और एक्सेप्टर में इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं डिस्टिलेशन।
अगर हमें डिस्टिल वाटर गेन करना है तो प्राप्त करना है तो उसके केस में या तो 1 डिस्टिलेशन यूनिट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, ठीक है। तो मोनो, डाई, ट्रिपल इस टाइप की डिस्टिलेशन यूनिट होती है जितना अच्छा क्वालिटी का डिस्टिलेशन वाटर बनाना है, डिस्टिल वाटर बनाना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे आप पेट्रोल अपनी स्कूटी में भरवाते हैं तो वो पेट्रोल आता कहाँ से है? वो आता है क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो ये यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है वो एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। इसमें फ्रैक्शनल कॉलम है, उससे डिस्टिलेट हो रहा है। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग पदार्थ कलेक्ट होते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक द